मैथ्स की तैयारी कैसी चल रही है? आप लोगों ने चाहे बेसिक मैथ्स लिया हो या स्टैंडर्ड मैथ्स लिया हो, तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। बिना तैयारी के तो कुछ हो नहीं सकता। हमारी जनवरी भी चली गई, अब फरवरी कितनी जल्दी चली जाएगी ये आपको ही पता है, और मार्च में आप लोगों का एग्जाम आ जाने वाला है। यह वीडियो मैं खास तौर से उन बच्चों के लिए लेकर आया हूं जिन्होंने अभी मैथ्स में कुछ भी खास तरह की तैयारी नहीं करी है, या कहूं तो ये उन बच्चों के लिए जो मैथ्स से बहुत ज्यादा डरते हैं। कंटिन्यूअस लगातार मैं रोज आप लोगों के सामने 10 सवाल सॉल्व करने वाला हूं, और मेरी बात माने तो वो 10 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रोज के इन क्वेश्चंस को अगर आप लोग प्रैक्टिस में लेंगे तो आप लोग कम टाइम में मैथ्स की बहुत ही अच्छी तैयारी कर पाएंगे। तो आज की वीडियोस खास तौर से उन बच्चों के लिए समर्पित है जो बच्चे मैथ्स में नॉर्मली अपने आप को काफी ज्यादा कमजोर समझते हैं और उन्हें मैथ्स से काफी ज्यादा डर लगता है। तो आज हम कुल जो 10 क्वेश्चंस करेंगे, उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझेंगे और उसे आप अगेन रिवाइज करेंगे। इस तरीके से अगर आप लगातार मेरी ये वीडियोस देखेंगे तो आप लोग पक्का एग्जाम्स में सिर्फ पास ही नहीं हो पाएंगे बल्कि अच्छे नंबर भी ले आएंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, आज की मजेदार वीडियोस, और देखते हैं किस किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, उन्हें हमें कैसे सोल्व करना होगा। हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसके अंदर एक एपी दिया हुआ है जिसके अंदर d की वैल्यू -2 है, n की वैल्यू है 5, और हमको ये बताया गया है कि an है 0, तो बताओ a की वैल्यू क्या होगी। अब ये क्वेश्चन होगा कैसे, तो मैं आपको बताऊं कि an यानी nth टर्म an, इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है, और अगर आपको अभी तक ये फॉर्मूला नहीं पता तो आप इसको लर्न कर लेंगे कि an is equal to a plus n minus 1d। an का फॉर्मूला होता है a plus n minus 1d, और इसके अंदर के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें दी हुई है। an की वैल्यू 0 है, तो हमने यहां पर लिख दिया 0। a हमें पता नहीं है। n देखो तो हमारे पास लिखा हुआ है 5, और d देखो तो d हमारे पास है माइनस में 2, ये हुआ आपका 0 इक्वल टू a प्लस 5 में से बन गया तो 4 हुआ इंटू में माइनस का 2, सो 0 इज इक्वल टू a, और 4 2 जा क्या हुआ 8 हुआ माइनस का, उसे अगर हम इधर भेज दें तो 8 इक्वल टू a, यानी a की वैल्यू आ गई 8, और इस तरीके से a की वैल्यू 8 यानी b इज द करेक्ट ऑप्शन। ये हमारा आंसर हुआ। तो बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, उनको आपको बस समझना है, और अगर आपने एपी का ये वाला फॉर्मूला नहीं लर्न किया है तो इसे लर्न। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो ये भी एपी का ही क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि 30 टर्म और 20 टर्म के बीच का डिफरेंस चाहिए। हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और हमको एपी भी गिवन है। तो इस तरह का अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है तो हम उसको किस तरीके से कर सकते हैं। तो अगर हम देखें इसके अंदर हमारे को क्या क्या चीजें गिवन है, तो a यानी फर्स्ट टर्म जो हमारे को पता है 2। नाउ b क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, इसे कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से पहला टर्म माइनस कर देते हैं, यानी अगर हमने 7 में से 2 माइनस कर दिया तो ये कितना आ गया 5। अब हमको a भी पता है और हमको d भी पता है, सो हम a30 और a20 दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको मैंने बताया था कि an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d, तो इस फॉर्मूले की हेल्प करके हम a30 निकालेंगे। a हमारे पास है 2, n क्या है 30 माइनस 1, और d हो गया हमारे पास 5, तो ये हो गया 2 प्लस 30 में से 1 चला गया तो ये आ गया हमारा 29, इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 से मल्टीप्लाई करने पर ये कितना आ गया, तो ये आ गया आपका 145, और इसको हमने 2 से जोड़ दिया तो हो गया आपका 147। अब हमने a30 तो निकाल लिया, अब इसी तरीके से हमें a20 भी कैलकुलेट करना है। सो a20 इज इक्वल टू a हमने रखा 2 प्लस n, इस टाइम अब हमारे पास 20 है,
-1 और d हमारा है 5। सो 2 प्लस 20 में से बन गया 19 इंटू 5। सो ये हो गया 2 प्लस 95 और ये कितना आ गया 97। अब हमसे पूछा क्या गया था कि जो हमारा 30 वाला टर्म है और जो हमारा 20 वाला टर्म है उसके बीच में कितने का डिफरेंस है। सो 147 में से 97 माइनस कर देते हैं। 7 से गया 7 तो 0 हो गया और 14 से चला गया 9 तो बच गया 5 यानी 50। तो इसका मतलब ये सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है अगर इक्वेशन के 2 इक्वल रूट्स हैं। 2 इक्वल रूट्स, अगर आपको नहीं पता कि अगर 2 इक्वल रूट्स क्वेश्चन में गिवन हो तो उस केस में हम ये p की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो ये निकालना बहुत ही आसान है, बस आप रट लो कि जब भी इक्वेशन के 2 इक्वल रूट्स होते हैं उस समय डिस्क्रिमिनेंट d क्या होता है 0 होता है। यानी जब भी क्वेश्चन में ऐसा लिखा होगा इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स तो इसका मतलब d बराबर किसके होता है 0 के। अब बात आती है सर ये d होता क्या है। तो d का मतलब होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, d की वैल्यू क्या होती है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमको b, a और c ये 3 चीजें पता करना है। उसकी वैल्यू यहां डाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। हमारे पास इक्वेशन गिवन है px और उसके बाद लिखा हुआ x माइनस 3 और फिर है प्लस का 9 इक्वल टू 0। अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट के अंदर तो ये होगा p x स्क्वायर और इससे मल्टीप्लाई करने पर होगा माइनस का 3 p x पीछे है प्लस का 9 इक्वल टू 0। तो जो ये x स्क्वायर के साथ में यही a है और जो सिर्फ ये x के साथ में यही b है और जो कांस्टेंट टर्म सबसे अलग है c है। तो इस इक्वेशन के हिसाब से a क्या हुआ, a हो गया हमारा p और b क्या हो गया हमारा माइनस का 3p और c हमारा क्या हो गया 9। बस a, b और c की वैल्यू को हमें अपने इक्वेशन में पुट कर देना है और हमारा इक्वेशन है ये इक्वेशन कहता है कि b का स्क्वायर यानी माइनस में 3p का स्क्वायर फिर कहता है माइनस 4 मल्टीप्लाई a यानी p मल्टीप्लाई c यानी 9 इक्वल टू 0। तो हमने इसको और सिंप्लीफाई किया तो हो गया 3 3 का 9p स्क्वायर माइनस 36p इज इक्वल टू 0। अब इसमें से अगर हम 9p कॉमन ले लेते हैं तो यह हो गया p माइनस 4 9 4 का 36 इक्वल टू 0। तो यहां देखिए तो यहां से दो केस बनते हैं, एक है 9p इक्वल टू 0 और दूसरा केस बनता है p माइनस 4 इक्वल टू 0। सो यहां से p की वैल्यू निकल गई 0 और यहां से p की वैल्यू निकल गई 4। तो 0 और 4 के अगर केस को देखा जाए तो हमारे पास 4 गिवन है, सो इसलिए हमारा ये आंसर होगा कि p क्या है हमारा 4। अब हम अगर इस क्वेश्चन नंबर 4 को देखें तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है और इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या चाहिए रूट्स चाहिए। तो रूट्स निकालने के लिए हमको मिडल टर्म को स्प्लिट करना होता है, लेकिन अगर आपसे मिडल टर्म स्प्लिट नहीं हो पा रहा, आपको पता नहीं चल रहा वो दो नंबर कौन से है जिसके अंदर हमें 3√5 को तोड़े, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। अब बात है कि सर ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बहुत ही आसान है और अगर अभी तक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बहुत ही आसान है और अगर अभी तक आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में पढ़ा नहीं है तो देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते कैसे है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में सबसे पहले हम यूज करते हैं d का।
और अभी मैंने बताया था कि d का मतलब क्या, तो d का मतलब हो गया b² माइनस 4ac। यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते समय सबसे पहले हमें d को कैलकुलेट करना पड़ता है। अब अगर हम देखें हमारा जो क्वेश्चन है x² माइनस में 3√5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, इस केस में x² के आगे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है 1, ये हो गया हमारा a, और ये जो x के आगे ये हमारा हो गया b और ये हो गया हमारा c। इन a, b और c का इस्तेमाल अगर हम करें तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट यानी d। b की जगह हमने लिखा माइनस का 3√5 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह हमने लिखा 1 और c की जगह हमने लिख दिया 10। तो 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 और √5 का स्क्वायर क्या हुआ 5 और ये दोनों इंटू करके 40। तो अगर हम देखें तो ये हो गया हमारा 45 माइनस 40 यानी b की वैल्यू आ गई 5। अभी रूट्स नहीं निकले, ये रूट्स नहीं है, ये सिर्फ हमने d की वैल्यू कैलकुलेट करी है बस। रूट्स कैलकुलेट करने के लिए एक और छोटा सा फॉर्मूला अप्लाई होता है और वो है x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, और इसे ही बोला जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करने से पहले हमें d की वैल्यू निकालनी पड़ती है क्योंकि उस फॉर्मूले में d का इस्तेमाल होगा। d निकलता है b² माइनस 4ac, और एक बार जब d निकल जाता है तब हम इस्तेमाल करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है माइनस का b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। चलो अब हमारे रूट्स क्या आएंगे, तो b की जगह हमने लिखना क्या है, ये माइनस तो फॉर्मूले का हो गया, और b की जगह हमने लिखा है माइनस का 3√5, फॉर्मूले का ये प्लस माइनस दोनों डाल दिया। d हमारा 5 है सो हमने यहां 5 लिख दिया, और पूरे के ऊपर में 2 मल्टीप्लाई a हमारा है क्या 1। ठीक है, इसको जैसे ही हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नाउ देखते हैं क्या है आंसर। माइनस इंटू माइनस ये हो गया प्लस का 3√5 प्लस माइनस में √5, और ये है 2 1 जा 2। तो प्लस वाले को अलग रख दो और करके माइनस वाले को अलग रख दो। ये जो प्लस और माइनस दो होते हैं इसलिए क्योंकि इसमें दो रूट होते हैं, इसीलिए हमने प्लस और माइनस दोनों लगाया होता है। जब हम इसको इतने तक सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो प्लस वाला अलग रख देते हैं और माइनस वाला अलग रख देते हैं। 3 याद रखना √5 के आगे 1 है, यहां पर बच्चों 1 है। ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिसके कारण से कई बच्चों को प्लस करना माइनस करना रूट्स में बड़ी दिक्कत आती है। बहुत ही आसान है, 3√5 है और ये 1√5 है तो कितना होगा 4√5 होगा, सिंपल सी बात। अपॉन में 2 है, वैसे बच्चों 3√5 में से अगर 1√5 गया तो ये आपका 2√5 होगा अपॉन में 2 से काट दिया, 2 2 जा 4 और ये भी 2 से 2 कट गया, तो यहां रह गया 2√5 और यहां आ गया आपका √5 और यही आपका आंसर है। बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं और बहुत ही सिंपल से आंसर्स हैं। अब हम करते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। चलो जी, जो हमारा 5वां क्वेश्चन है वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या चीज खास गिवन है, इसमें लिखा है कि k की वैल्यू निकालो अगर सम ऑफ द रूट्स बराबर है किसके, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के। यानी गिवन है सम ऑफ रूट्स बराबर है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के। और अगर हमें ये पता ही ना हो कि सम ऑफ रूट का क्या फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट का क्या फॉर्मूला होता है, ये सवाल कहां से करेंगे, कर ही नहीं सकते। तो हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए, और वो बातें क्या पता होनी चाहिए, यहां देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स,
हमने अपने मन से मान लिया कि अल्फा और बीटा क्या है, रूट्स है। तो इन रूट्स का जो सम होगा यानी जो अल्फा जमा बीटा होगा वो हमेशा होगा -b/a, और जो इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट है यानी जो अल्फा बीटा होगा वो होगा c/a। अगर आपने अभी तक यह फॉर्मूला नहीं देखा है, इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं किया है, तो ध्यान से देखो और इस फॉर्मूले को लर्न कर लो कि सम ऑफ रूट्स, इसे हम सम ऑफ जीरोस भी कहते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना है। सम ऑफ रूट्स भी कहते हैं, सम ऑफ जीरोस भी कहते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या है वो -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या फिर कहें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, c/a। इसका इस्तेमाल करने वाले हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा है वो किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा बीटा के। और अपने क्वेश्चन में हमें पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा कैसे निकलेगा, वो निकलेगा -b/a करके, और अल्फा बीटा कैसे निकलेगा, तो वो निकलेगा c/a करके। ये चीजें हमें हमारे क्वेश्चन में गिवन है। ये जो है ये a है, और ये जो है ये b है, और ये जो पूरी वैल्यू है ये c है। तो क्वेश्चन के हिसाब से करें हम तो माइनस में b क्या है 2k + 1/a, a क्या है 3, और यहां पर c क्या है -k + 5, और a क्या है 3 से 3 कैंसिल। अब माइनस के इधर गया तो ये क्या हो गया -2k, और ये हो गया -1, और ये इधर गया तो -k -5। अब इस लिनियर इक्वेशन को कैसे सोल्व करोगे? छोटी क्लासेस में हमने इस तरह के कई इक्वेशन सोल्व करे हैं। k को k की तरफ भेज दो, यानी -2k है, ये -k गया तो ये हो गया आपका +k, यहां है -5, ये -1 इधर आया तो हो गया +1, तो यहां पर -2k और +k, यानी बड़ी जो आपको ये वैल्यू दिख रही है वो माइनस में है, और ये सिंगल वैल्यू है कि जो पॉजिटिव में है। सो -2 +k क्या होगा -k हो जाएगा, और -5 +1 क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो k की वैल्यू आएगी क्या 4। इसका मतलब जो ए ऑप्शन है यही हमारा आंसर है। लो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा एबी से ही आ गया। इसमें 3 टर्म्स गिवन है हमारे पास 2k - 1 7 और 3k, तीनों लगातार की टर्म्स है, लगातार की 3 टर्म्स है, और कहता है कि बताओ k क्या होगा। सर अब कैसे करें? तो बच्चों बहुत ही आसान है। अगर हमको जो 3 टर्म्स दिए गए हैं ये 3 टर्म्स है क्या, अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका पहला टर्म है जिसको आप a1 बोल सकते हो, ये आपका दूसरा टर्म है जो 7 लिखा हुआ है, और जो लास्ट में है वो आपका तीसरा टर्म है। और एपी की खास बात क्या होती है? एपी की खास बात ये होती है कि इनके जो डिफरेंसेस होते हैं, जो कॉमन डिफरेंसेस होते हैं वो बिल्कुल बराबर होते हैं। और अगर इनके कॉमन डिफरेंसेस बराबर हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसके बीच में अंतर आ रहा है वही अंतर इसके बीच में भी आ रहा होगा। यानी A2 में से अगर A1 माइनस करोगे तो वही नंबर आएगा जो A3 में से A2 माइनस करोगे, क्योंकि इनके बीच में कॉमन डिफरेंसेस बराबर है। A1 और A2 के बीच में उतना ही अंतर है जितना कि A2 और A3 के बीच में अंतर है। इसलिए अगर A2 से A1 लेस कर दोगे तो वही वैल्यू आएगी जो A3 से A2 को लेस करेंगे तब। अब बस यहां वैल्यू डाल देनी है हमको और हमें पता चल जाएगा कि क्या है। तो A2 क्या है 7 माइनस A1 क्या है 2k माइनस 1। यहां पर बच्चे बड़ी गलती करते हैं, ये इस ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करते। अगर हम देखें तो A1 कोई एक नंबर नहीं है, A1 के अंदर देखो तो लिखा हुआ है 2k माइनस 1, और अगर आप ये ब्रैकेट नहीं लगाओगे ना तो क्या होगा माइनस प्लस की गलती हो जाएगी, क्योंकि अभी जब इस माइनस को मैं अंदर भेजूंगा तो ये माइनस जो है ये अभी माइनस का 1 जो है ये प्लस का 1 हो जाएगा,
और अगर आप इस ब्रैकेट को नहीं लगाते तो इसको आप माइनस का माइनस वन ही रख देते और आगे चल के आंसर आपका गलत हो जाता। इस बात को ध्यान रखेंगे, एग्जाम में ऐसी गलती नहीं होगी। एक बार मैं आपको फिर से समझाऊं तो A2 है आपका 7 और A1 क्या है आपका, ब्रैकेट में लिखोगे आप 2k-1 इक्वल A3 यानी 3k और A2 यानी 7। ये हो गया 7। अब ये माइनस इधर जा रहा है तो ये हो गया माइनस का 2k, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस का 1, ये आपका 3k माइनस का 7 और 1 हो गया आपका 8 माइनस का 2k इक्वल टू 3k माइनस 7। अब इस लीनियर इक्वेशन को आप कैसे सोल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल है। k वाली वैल्यू k की तरफ जाएगी यानी माइनस का 2k है, 3k उधर गया तो साइन बदल गए माइनस का 3k, इधर माइनस का 7 है, प्लस का 8 इधर आया तो माइनस का 8। ये हो गया आपका माइनस का 5k, ये हो गया माइनस का 15, माइनस से माइनस कैंसिल हो गई तो 5k की जो वैल्यू है वो आ गई 15, तो k कितना आया 15/5 यानी 5 3 जा 15। सो 3 इज अवर आंसर। 3 जो है ये हमारा आंसर है। हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये आया है चैप्टर 2 से, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, जिसमें और हमको बोला गया कि p की वैल्यू निकालो। इसे तो कर लोगे या इस क्वेश्चन को भी नहीं कर पाओगे? अरे ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको तो अभी तक जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं आप लोगों ने सोल्व भी कर लिया होगा, और अगर सोल्व कर लिया है तो बताओ x की वैल्यू क्या आ रही है। देखो कुछ बच्चों को कितना बोरिंग लग रहा है। बच्चों अब नहीं बोरिंग का टाइम है, टाइम खत्म। जनवरी चली गई, फरवरी कब चली जाएगी पता नहीं चलेगा, एग्जाम की डेट कब आ जाएगी ये भी नहीं पता चलेगा। अभी तो कर लो जितना मेहनत करना है। रोज के 10 क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को अच्छे से अगर आप कर लेंगे तो आप कम से कम पास तो होंगे ही होंगे। और मैं तो कहता हूं कि सिर्फ पास ही नहीं होंगे, इन क्वेश्चंस को समझ लेंगे आप लोग तो और भी अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। फिलहाल अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जब भी कोई चीज जीरोस गिवन होती है तो जीरोस का मतलब ही यही होता है कि अगर उस वैल्यू को x की जगह पुट कर दिया जाए तो आंसर ही 0 आ जाएगा। यानी हमको ये गिवन है कि इसको सोल्व करने पर आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। और इसी बात का यूज करके हम ये p की वैल्यू निकाल लेंगे। ये हमारा हो गया 2 माइनस 5 हो गया 25, ये हो गया हमारा माइनस का 5p माइनस 15 इज इक्वल टू 0। 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 50 हो गया, माइनस का 5p माइनस 15 इज इक्वल टू 0। 50 से 15 लेस कर दिया हमने तो 35 आया, माइनस का 5p इज इक्वल टू 0, माइनस 5p इज इक्वल टू 35 इधर गया तो माइनस का 35 हुआ, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 5p की वैल्यू क्या आई 35। नाउ p की वैल्यू क्या आ गई 35/5 और 5 से जब 35 कैंसिल हुआ तो 7 पे कैंसिल हुआ। सो p क्या आया 7। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं, अच्छे से करना है। जो भी नए फॉर्मूले आपको नजर आते हैं, जो फॉर्मूले आपने कभी उन्हें नहीं देखा उन्हें आप नोट कर लें और इसी तरीके से क्वेश्चंस करते रहेंगे। देखते हैं हम आज का क्वेश्चन नंबर 8। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये तो एरिया रिलेटेड टू चैप्टर से। अब ये चैप्टर क्यों लगता है टफ, क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं और हमको फॉर्मूले ही तो लर्न नहीं होते, कहानी तो यही है। तो फॉर्मूले भी लर्न हो जाएंगे, ये क्वेश्चन भी समझ आ जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें कुछ बातों का जानना बहुत जरूरी है। हमें यही नहीं पता होगा माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट ये सब क्या होते हैं, तो हम तो चाह कर भी इस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें यही नहीं पता होगा कि हमें क्या चीज कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम इन चीजों को जान लेते हैं, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन करते हैं।
तो सबसे पहले अगर हम बात करें माइनर सेक्टर की, तो किसी भी सर्कल के अंदर अगर यहां कोई रेडियस है और यहां कोई रेडियस है, तो ये जो पूरा का पूरा एरिया है ना, यही है हमारा माइनर सेक्टर। और ये जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है, इसे ही हम क्या कह सकते हैं, मेजर सेक्टर। यानी माइनर सेक्टर कैसे बना, दोनों तरफ रेडियस है और ये क्या है, आर्क है, उसका बीच का जो भी एरिया है वो माइनर सेक्टर हुआ, और जो बचा हुआ एरिया है वो मेजर सेक्टर हुआ। फिर सेगमेंट क्या हुआ, सेगमेंट भी देख लेते हैं। ये सर्कल है, इस बार रेडियस नहीं, यहां पर क्या है, कोड, और नीचे अभी भी क्या है, आर्क। तो कोड और आर्क के जो बीच में एरिया आ रहा है, इसे हम कहेंगे क्या, माइनर सेगमेंट। और जो ये रिमेनिंग वाला जो पार्ट बच गया ना, ये क्या हुआ, मेजर सेगमेंट। अब हमें क्या चाहिए, अगर हम क्वेश्चन को देख रहे तो हमें इन्हीं चारों का तो एरिया चाहिए। हमें माइनर सेक्टर का एरिया चाहिए, हमें मेजर सेक्टर का एरिया चाहिए, हमें माइनर सेगमेंट का भी एरिया चाहिए, हमें मेजर सेगमेंट का भी एरिया चाहिए, और हमें पता चल गया कि चीजें क्या क्या है। तो अब इन्हें निकाल लेते हैं। इनको निकालने के लिए क्या, इनका बस फॉर्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो देखते हैं इन्हें हम कैसे सोल्व करते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले वाले क्वेश्चन की, तो उस वाले क्वेश्चन में लिखा है कि माइनर सेक्टर का एरिया चाहिए। तो हमने लिखा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, और माइनर सेक्टर का एरिया क्या हुआ, थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। बहुत ही आसान है भाई, सर्कल का तो एरिया हमें पता ही है ना, पाई आर स्क्वायर। अब हमें सर्कल का पूरा एरिया तो चाहिए नहीं, हमें उसका क्या चाहिए, एक पार्ट चाहिए सिर्फ, इसीलिए हमने थीटा बाय 360 से उस पार्ट को निकाल लिया। अब यह हमें वैल्यू डालनी है और अपने आप क्वेश्चन कर देना है। सो थीटा क्या है हमारे पास, 90 डिग्री है, अपॉन 360, पाई हमने 22/7 ले लिया, और रेडियस हमको 14 गिवन है, सो यहाँ भी 14, यहाँ भी 14, ये हमारा कट गया, यहाँ आ गया 4, और 7 से भी कट गया, ये 2 पे आ गया, इसको इससे हमने कट कर दिया, और 2 से हम क्या काट देते, इसे काट देते 11। सो हमारे पास बचा क्या, 11 इंटू 40, और अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जाएगा 154। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना बहुत जरूरी है। इस तरीके से करके हमने माइनर सेक्टर का एरिया कैलकुलेट कर दिया। लेकिन सर मेजर सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे, तो दो तरीके हैं, एक तो या तो ये वाला थीटा फाइंड करके सेम फॉर्मूला लगाए, या बड़ा ही आसान है, उसका मैं इस्तेमाल कर देता हूं। आप क्या करो, आप सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करो। तो एरिया ऑफ सर्कल तो सिंपल है, पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 7 से इसको काट देते हैं, तो ये कितना हो गया, 44 इंटू में 14, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ गया कितना, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन बात यह है कि हमने सर्कल का एरिया निकाला किस लिए, हमसे सर्कल का एरिया पूछा ही नहीं गया। अरे बच्चों, अगर हमको ये माइनर सेक्टर का एरिया पता है और हमें ये पूरे सर्कल का भी एरिया पता है, तो क्यों ना पूरे सर्कल में से ये माइनर सेक्टर माइनस कर दें। अगर ये माइनस सेक्टर माइनस कर देंगे तो हमारे पास ऑलरेडी मेजर सेक्टर का ही तो एरिया बचेगा। यानी अगर हमें चाहिए एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो हमें क्या करना होगा, हमें
एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर देना होगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। सिंपल सी बात। पूरे सर्कल का एरिया कितना है 616 और माइनर सेक्टर का एरिया कितना आया था हमारा 154। इसका मतलब मेजर सेक्टर का एरिया कितना आया, इसको लेस कर दो और ये हो गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हमारे पास दो फॉर्मूले हो गए याद करने के लिए। पहला फॉर्मूला क्या लर्न करना हमें, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला हुआ थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड पाई आर स्क्वायर। लिख लो, याद कर लो। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एग्जाम में अगर ये माइनर का वर्ड नहीं दिया है, खाली लिखा हो एरिया ऑफ सेक्टर निकालो, एरिया ऑफ सेक्टर निकालो, तो भी यही फॉर्मूला अप्लाई होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला फिर से सुन लो, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और अगर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है तो पहले आपको एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना होगा और सर्कल के एरिया से माइनर सेक्टर का जो भी आपने एरिया निकाला है उसे माइनस कर देना होगा। सिंपल सी बात। अगर हम थर्ड बात करेंगे माइनर सेगमेंट के एरिया की, तो बच्चों ये भी इतना सीधा नहीं है। देखो ध्यान से, माइनर सेगमेंट क्या है, ये है और आपको ऑलरेडी पूरे के पूरे इस माइनर सेक्टर का एरिया पता है। कितना था माइनर सेक्टर का एरिया, तो सर ये पूरा का पूरा जो माइनर सेक्टर है 154, हमने इसका एरिया निकाल रखा है। और इसके बीच में दिक्कत क्या आ रही है, इस ट्राइंगल की दिक्कत आ रही है। अगर मुझे किसी तरह से ये जो ट्राइंगल है, अगर मुझे किसी भी तरह से इस ट्राइंगल का एरिया पता चल गया तो मैं इस पूरे के पूरे माइनर सेक्टर से ये ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दूंगा और जैसे ये ट्राइंगल माइनस होगा सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, माइनर सेक्टर का एरिया बचेगा। तो ट्राइंगल का एरिया पहले निकाल लेते हैं। तो ट्राइंगल का एरिया भी निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है, क्या है वो, एरिया ऑफ ट्राइंगल। फॉर्मूला आपके पास है आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। काफी आसान फॉर्मूला है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। कितना सिंपल फॉर्मूला है, आर स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई में साइन थीटा। सर ये तो ट्रिगो आ गई, ट्रिगो ऐसे ही ऊपर से जाती है, कोई बात नहीं। ट्रिगो के बच्चों टेबल तो हमको लर्न करना ही है, यहां भी उसका यूज हो जाएगा। अब आर कितना था, तो आर हमको 14 दिया हुआ था, तो आर का स्क्वायर है तो 2 बार 14 आ गया, 14 इंटू 14 अपॉन 2 साइन, और थीटा का मतलब जो भी हमको एंगल गिवन था 90 डिग्री। तो इसको तो हमने इसे काट दिया, 14 इंटू 7 कर दिया, ये हो गया 98 और साइन 90 डिग्री क्या होती है 1। तो इस तरीके से 98 सेंटीमीटर स्क्वायर ट्राइंगल का एरिया आ गया। कितने आसानी से आ गया, कितना आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जब हमें ट्राइंगल का एरिया पता चली गया है और माइनर सेक्टर का एरिया हमें पता ही है, तो देरी किस बात की है, फटाफट लिखो। क्या लिखोगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। कैसे निकलेगा, जो भी अभी हमने एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट किया था उसमें से हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर देना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हुआ, तो सर वो तो 154 हुआ और 154 में से जैसे ही 98 हमने लेस किया तो देखो क्या आता है हमारे पास, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है हमारे पास। तो अभी तक हमने 3 फॉर्मूले देख लिए हैं, चौथा फॉर्मूला एक बार और देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा फिर से रिवीजन कर लेंगे।
बहुत ही आसान है। और अगर क्वेश्चन कोई आता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल से तो उसे आप छोड़ना मत, इन फॉर्मूलों को अच्छे तरह से लर्न कर लेना। बाकी तो सब वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन ही है और तो कुछ भी नहीं है। अब क्या रह गया सर, मेजर सेगमेंट रह गया। अरे बच्चों मेजर सेगमेंट में क्या है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये तो हमारा सर्कल हो गया और ये हो गया माइनर सेगमेंट जिसका एरिया जस्ट अभी अभी हमने कैलकुलेट करा है। और पूरे सर्कल का एरिया हमें पता ही है। अगर मैं पूरे सर्कल के एरिया में से ये माइनर सेगमेंट के एरिया हटा दूं तो जो बचेगा वो तो मेजर सेगमेंट ही बचेगा ना। तो इसके लिए तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, सब कुछ हमें ऑलरेडी पता ही है। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालने के लिए हमें एरिया ऑफ सर्कल चाहिए और उसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा, एरिया ऑफ जो भी हमने माइनर सेगमेंट निकाला था उसे। तो सर्कल का एरिया ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर रखा है 616 और अभी अभी माइनर सेगमेंट एरिया जस्ट अभी माइनर सेगमेंट एरिया हमने 56 निकाला है। सो माइनस कर देते हैं अब, तो 6 से 6 गया 0 आ गया हमारा। और यहां पर जो 11 से 5 गया तो 6 आ गया, यहां बच गया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक बार रिकॉल करते हैं फिर से सारे फॉर्मूले। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या हुआ, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बहुत ही आसान है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल तो छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, पाई आर स्क्वायर। मेजर सेक्टर निकालना होगा तो क्या करेंगे, पूरे सर्कल के एरिया से, पूरे सर्कल के एरिया से जो भी माइनर सेक्टर है उसे माइनस कर देंगे। अगर हम डायग्राम में समझे पूरे सर्कल में से क्या माइनस करना है, माइनर सेक्टर माइनस कर देना है, जो बचा वो मेजर सेक्टर बचा। ट्रायंगल का एरिया लर्न करना है, नया फॉर्मूला। बहुत सारे ट्रायंगल के एरिया के फॉर्मूले होते हैं, लेकिन जब हम इस चैप्टर की बात करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल तो इसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला है ट्रायंगल के एरिया का, और वो भी बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही छोटा सा। क्या है वो, आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। बस इसका यूज करके हमने ट्रायंगल का एरिया निकाला। जैसे ही पूरे के पूरे माइनर सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस किया हमारे माइनर सेगमेंट एरिया आया। यानी अगर हमें एग्जाम में माइनर सेगमेंट एरिया निकालना होगा तो हमें क्या करना होगा, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है और दोनों को आपस में माइनस कर देना है। सिंपल। और सबसे आसान तो मेजर सेगमेंट है। पूरे सर्कल का एरिया हमने पहले से कैलकुलेट कर रखा है, उसमें से सिर्फ हमें माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस करना है। तो जैसे मेजर सेक्टर से माइनर सेगमेंट एरिया गया तो वैसे ही क्या आ गया, तो सर वैसे ही क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया पूरा का पूरा। क्यों? तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखें क्वेश्चन नंबर 9, सरफेस एरिया वाले चैप्टर से आएगा अगला क्वेश्चन। क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, तो एक डायग्राम बना हुआ है हमारे सामने और लिखा है इस खिलौने का क्या निकालना है, इस टॉय का निकालना है टोटल सरफेस एरिया। अब रही बात कि सर ये टॉय का टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, तो निकाल लेंगे टोटल सरफेस एरिया भी, लेकिन पहले हमें डायग्राम को समझ लेते हैं कि डायग्राम क्या है। डायग्राम समझ आ गया तो सवाल आसान हो जाने वाला है। देखते हैं, इसके अंदर एक हेमिस्फीयर बना हुआ है और ये लिखा हुआ है कि ये पूरा का पूरा इतना डायमीटर 16 सेंटीमीटर। अगर बच्चों डायमीटर 16 सेंटीमीटर है ना, तो गारंटेड जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा, उसका हाफ यानी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हेमिस्फीयर के अंदर की खास बात क्या होती है, हेमिस्फीयर में जितना उसका रेडियस होता है उतनी ही उसकी हाइट होती है। इसका मतलब इसके कारण से मुझे इस हेमिस्फीयर की हाइट भी पता चली 8 सेंटीमीटर। अब हमने इसकी हाइट तो निकाली, हमें इसकी हाइट की क्या जरूरत है, तो देखो इसकी हाइट की हेल्प से हम इस कोण की हाइट जरूर पता लगा लेंगे।
क्योंकि ये जो 14 सेंटीमीटर हाइट लिखी है ना, ये असल में पूरे के पूरे टोए की हाइट है। पूरे टोए की हाइट है कितनी? 14 सेंटीमीटर, जिसमें से हेमिस्फेरिकल वाले पार्ट का अगर हिस्सा 8 सेंटीमीटर है तो बची कितनी हाइट? 14 माइनस 8, ये आ गई 6 सेंटीमीटर हाइट। किसकी आ गई? कोन की हाइट आ गई। ये कोन की हाइट आ गई। नाउ सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है कोन में, उसमें हमें एक्चुअली में हाइट नहीं चाहिए होता है, स्लैंट हाइट चाहिए होता है। सो स्लैंट हाइट फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, L इज इक्वल टू रूट में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। नहीं पता तो याद कर लो। हाँ, ये फॉर्मूला बना कैसे ये जरूर बता देता हूं। अगर हम कभी भी कोन के शेप को देखते हैं जिसमें अगर ये हाइट है और ये रेडियस है, दिस इज हाइट एंड दिस इज रेडियस, तो ये हुआ स्लैंट हाइट। तो यहां एक पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। अब पाइथागोरस ने कही थी कि जो भी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी वाली साइड है उसका स्क्वायर हमेशा इक्वल होगा जो अदर टू साइड्स हैं उनके स्क्वायर के सम के बराबर। और अगर L का स्क्वायर इधर आया तो ये रूट में हो जाएगा, और इस तरह से ये स्लैंट हाइट का फॉर्मूला बन गया। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल हम इस वाले क्वेश्चन में करने वाले हैं। तो हाइट क्या है हमारे पास? हाइट अच्छी खासी है किसकी? कोन की। कितनी? 6। और रेडियस क्या है? तो रेडियस भी अच्छी खासी है, 8 का स्क्वायर। ये क्या हुआ? 36 हो गया। और 8 क्या हो गया? तो सर 8 हो गया हमारा 64। ऐड करने पर आया 100 और बाहर आ गया तो 10। यानी स्लैंट हाइट जो अभी तक अननोन थी वो हमें पता चल गई कि वो कितनी है? 10। अब हमें क्या करना है? हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। पूरे खिलौने का जरूर टोटल सरफेस एरिया निकालना है, पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे हेमिस्फीयर का बेस और कोन का बेस आपस में चिपके हुए, इसलिए हमें इसका सिर्फ CS से निकालना होगा और इसका भी सिर्फ हमें CS से निकालना होगा और दोनों को जोड़ देना होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब रही बात है फॉर्मूलों की बात, तो बच्चों फॉर्मूले तो याद करने ही होंगे। फॉर्मूलों के बगैर तो क्या करो? कुछ नहीं कर सकते। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा? क्या होगा बताओ? क्या होगा? ये होगा 2 पाई r स्क्वायर। और कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? पाई r l होता है। पाई r l। सिंपल करने के लिए इन दोनों में से हमने पाई को भी कॉमन ले लिया, r को भी कॉमन ले लिया। यहां रह गया आपका 2r और यहां रहेगा सिर्फ और सिर्फ एक l। पाई क्या है? तो 22/7। और रेडियस क्या है? तो सर रेडियस तो 8 है। नाउ 2 इंटू रेडियस 8 है, जबकि स्लैंट हाइट क्या है? 10। सो ये हो गया हमारा, अगर हम इसको इंटू कर दे तो 176 अपॉन 7, और यहाँ क्या आ रहा है? 8 टू 16 प्लस में 10, यानी 176 मल्टीप्लाई इन दोनों को इंटू करो तो 26 अपॉन 7। 176 को 26 से इंटू कर देते हैं और देखते हैं, तो इंटू करके आता है 4576 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बहुत ही आसान थे क्वेश्चन, जिसमें दो फॉर्मूलों का यूज हुआ। एक कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो कि 2 पाई r स्क्वायर और एक कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई r l है। हमारे को क्वेश्चन में L यानी स्लैंट हाइट गिवन नहीं थी, तो स्लैंट हाइट निकालने के लिए हमने एक और फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, वो है रूट में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आपको ठीक इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करना होगा।
और अब हम करने वाले हैं आज का सबसे आखिरी क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस का। देखते हैं इसके अंदर क्या दिक्कत आती है बच्चों को। डायग्राम नहीं बन पाता, और डायग्राम ही नहीं बनेगा तो क्वेश्चन ही नहीं होगा। तो सर कैसे करेंगे इस तरह से, जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो बहुत ही आसान है। बस इस क्वेश्चन को अभी आप लोग को अच्छे से समझना है, और इस तरह के क्वेश्चंस और भी आप लोग को अब बनाने होंगे, क्योंकि अब सोने का समय गया और अब जगने का समय आ गया है। नहीं करी अभी तक मेहनत तो अब तो करनी ही पड़ेगी। अब तो हमारे पास कोई चारा बचा ही नहीं है। चलो देखते हैं क्वेश्चन कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन पढ़े तो लिखा हुआ है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी ग्राउंड पर कहीं पर एक पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो बच्चों इस शब्द का मतलब होता है नीचे से ऊपर देखना। जब हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो कितना एंगल बन रहा है, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, इसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे कि सपोज करो ये ग्राउंड है, यहां पर से अब ये ऊपर ऐसे दिखेगा, तो ये जो भी एंगल यहां बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये जो एंगल है ये क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। आप पूरा क्वेश्चन पढ़े तो लिखा हुआ है कि एंगल ऑफ एलिवेशन किसका बन रहा है, ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। कोई एक ट्रांसमिशन टावर होगा, उसके बॉटम का और उसके टॉप का, दोनों का ही एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। अगर देखें ध्यान से, सपोज करो कि ये जो भी ट्रांसमिशन टावर है कहां पर है, फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ये बिल्डिंग है रही आपकी, कितनी है ये, 20 मीटर हाई बिल्डिंग है। तो अगर ये बिल्डिंग 20 मीटर की है तो ये जो बच गया ना, ये यही आपका क्या है, ट्रांसमिशन टावर। ट्रांसमिशन टावर, और ये क्या है बच्चों, ये आपकी बिल्डिंग। ध्यान से देखो क्वेश्चन में यही तो बात नहीं है। उसने कहा है कि एक ट्रांसमिशन टावर ना किसी 20 मीटर हाइट वाले बिल्डिंग के ऊपर है, 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो ट्रांसमिशन टावर का बॉटम कौन हुआ, ये हो गया, और इसी ट्रांसमिशन टावर का टॉप कौन हुआ, तो ये हुआ। समझो ध्यान से, क्वेश्चन से बात समझने की कोशिश करो, क्योंकि जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है उसकी उसने बात क्या कही है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, यानी ये यहां का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो कितना बनेगा, बॉटम बनेगा ये पहले वाला 45 डिग्री। और उसके बाद रुका नहीं, फिर बोलता एंड टॉप, और जो टॉप है, टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा ये पूरा का पूरा वो कितना बनेगा, 60 डिग्री। बच्चों ये जो रिस्पेक्टिवली शब्द है ना, रिस्पेक्टिवली शब्द का ही मतलब क्या होता है कि पहले वाले के लिए पहला वाला और अगले वाले के लिए अगला वाला। इसीलिए मुझे पता चल गया कि जो बॉटम है वो 45 डिग्री है और जो टॉप है वो 60 डिग्री है। तो देखो कितना आसान है, इतने आसान तरीके से आप डायग्राम बना सकते हैं। बच्चे कहते हैं सर डायग्राम बनेगा कैसे, डायग्राम बनेगा कैसे, कराई क्या हमने, एक 20 मीटर की बिल्डिंग हमने बनाई, उसके ऊपर क्या करा हमने, एक ट्रांसमिशन टावर लगा दिया। अब बाकी सब क्वेश्चन ही बोला है कि जो ट्रांसमिशन टावर है उसके बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी यहां से कोई देख रहा है, ये उसकी आइज है। जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ये रही आइज, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री बॉटम का, और टॉप का कितना बन रहा है, तो टॉप का 60 डिग्री, इस पूरे का 60 डिग्री बन रहा है। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ट्रांसमिशन टावर की हाइट। हमें ये पता लगाना है कि ये जो ट्रांसमिशन टावर है ये कितना बड़ा है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को भी करते हैं हम, आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसी तरह से 10 क्वेश्चन लेकर आएंगे, और मेहनत तो बच्चों करनी ही पड़ेगी। रोज के ये 10 क्वेश्चंस अगर आप लोग बनाएंगे और उन पर मेहनत करेंगे,
उस तरह के क्वेश्चंस की और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, सिर्फ आप पास ही नहीं होंगे बल्कि बहुत ही अच्छे नंबर ला सकते हैं। सो अभी तक मेहनत करना नहीं शुरू किया है तो अब से मेहनत करना शुरू कर दो। और शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। ए बी सी डी। सबसे पहले हम चलते हैं छोटे ट्रायंगल में, यानी इन ट्रायंगल बी सी डी। इसमें हमको बीसी की लेंथ अच्छे से पता है कि वो 20 है, लेकिन सीडी की लेंथ हमें पता नहीं है। तो बच्चों एक सिंपल सा कायदा याद रख लो, रूल भी कह सकते हैं, जिसकी भी वैल्यू हमें फाइंड करनी हुआ करेगी ना उसे हम ऊपर रखेंगे, यानी सीडी को ऊपर रखेंगे, और जो भी चीज हमको मेंशन है ना गिवन है उसको हर बार नीचे रखेंगे। अब क्योंकि थीटा यहां है तो थीटा के हिसाब से ये वाला हिस्सा कहलाएगा बेस, जबकि ये सामने वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। ये बात भी आप ध्यान रखें, एंगल के ठीक सामने वाला बेस होता है और ये जो बिल्कुल सामने जा रहा है ये क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। सीडी का मतलब आपने बेस ऊपर रखा है और बीसी का मतलब आपने परपेंडिकुलर नीचे रखा है। तो B/T कोट का फॉर्मूला होता है, और इस वाले ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल में हम चल रहे हैं BCD ट्रायंगल में चल रहे हैं, उसमें ये एंगल कितने का है सर, ये है 45 डिग्री का। CD ये तो हमें पता लगाना है, BC 20 दे रखा है, और कोट 45 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। टेबल से देख कर लिखो या फिर याद कर लो, याद तो करना ही पड़ेगा। टेबल से कब तक देखते रहोगे आप। अगर ये 20 इधर गया तो सीडी की वैल्यू क्या आई, 20 मीटर। ये लो, हमने बड़े ही समझदारी से ये सीडी का लेंथ कैलकुलेट कर लिया। आप क्या करें, हमें सीडी थोड़ी चाहिए, हमें तो चाहिए क्या, ट्रांसमिशन टावर की हाइट, यानी एबी चाहिए। तो एबी कैलकुलेट को लाने के लिए हम चलते हैं बड़े ट्रायंगल में, यानी इन ट्रायंगल ए सी डी। और इस केस में AC हमें चाहिए तो हमने इसे ऊपर रख दिया, और हमें CD पता है तो उसे नीचे रख दिया। और एंगल क्या है, 60 डिग्री है, सामने वाला हमारे लिए परपेंडिकुलर है, और ठीक उसके जो ये नीचे है ये उसका बेस है। तो ये हो गया P/B, और P/B क्या होता है, tan होता है, और जिस भी ट्रायंगल में चल रहे हैं उसका एंगल कितना है सर, 60 डिग्री। तो AC को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इतना हिस्सा तो मैंने H मान लिया, इतना हिस्सा मैंने क्या मान लिया, H, इतना हिस्सा क्या पता, 20। तो लगता है H जमा 20 कह सकते हैं इसको, H जमा 20। AC को क्या कह सकते हैं हम, H जमा 20, और CD ऑलरेडी 20 है, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री यानी √3। अब क्या करें, इस 20 को इधर भेज देते हैं, तो H + 20 क्या हो गया हमारा, √3 × 20, यानी H + 20 को हम लिख सकते हैं 20√3, और ये 20 भी उधर गया तो H की वैल्यू आ जाएगी 20√3 - 20, और अगर मैं 20 कॉमन ले लेता हूं तो √3 - 1, यानी दिस इज माय फाइनल आंसर, 20√3 - 1, चाहे हम क्या ला सकते हैं, मीटर। ये हमारे ट्रांसमिशन टावर की हाइट आ गई, जो AB की वैल्यू थी वो कितनी है, 20√3 - 1। बहुत ही आसान क्वेश्चंस है, और जब हम इनको बार बार करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, तो हमको ये और भी आसान लगने लगेगा। तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं, और भी ऐसे मजेदार क्वेश्चंस को लेकर। मेहनत करते रहे आप लोग, एग्जाम्स की तैयारी करते रहे। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।